अब मैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं डॉक्टर एस.के. शर्मा सर, उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपना उद्बोधन दें। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? आज जो इस वेबिनार से जो महानुभाव जुड़े हुए हैं, मैं सभी का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वर्तमान में जो कोरोना की वजह से जो एक वैश्विक महामारी है, इसे पूरे विश्व में एक आपात स्थिति जैसा वातावरण बना हुआ है। ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां मनुष्य के जीवन को सुरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती और किसान भाइयों को संबल प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। यदि हम हमारे देश की जो कृषि की उपलब्धियां हैं उसका आकलन करें तो हम पाएंगे कि भारत का विश्व में प्रमुख स्थान है। गत वर्ष के यदि हम डेटा देखें तो हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 285 मिलियन टन था, जो कि विश्व में दूसरे स्थान पर है। और इसी तरह से फल और सब्जियों का उत्पादन लगभग 311 मिलियन टन था, उसके साथ हमारा देश दूसरे स्थान पर है। और कुल दुग्ध उत्पादन लगभग 176 मिलियन टन था, जिसमें हम विश्व में प्रथम स्थान पर है। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि हमारा देश कृषि में आत्मनिर्भर है। परंतु एक जो दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती है कि इस उत्पादन को हम कैसे सुरक्षित रखें। एक अनुमान के आधार पर यह बताया गया कि खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% नुकसान हो जाता है। इसी तरह से फल और सब्जियों का भी 25 से 30% तक नुकसान हो जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान की आय को 5 वर्ष में दुगना करने का लक्ष्य रखा है और उसमें 7 मुख्य बिंदुओं को चिन्हित किया गया है, जिसमें फसल कटाई उपरांत प्रबंध भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कटाई उपरांत उचित प्रबंधन के द्वारा किसान भाई इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। मूल्य संवर्धन एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाना ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी क्रियाएं भी है जिनके द्वारा हम मूल्य संवर्धित कर सकते हैं। जैसे हमारी फसल या फल या सब्जी का जो हार्वेस्टिंग टाइम है, वो सही टाइम का चुनाव किया जाना चाहिए। अंग्रेजी में इसको एक इकोनॉमिक मैच्योरिटी टाइम कहा जाता है। जैसे अभी वाटरमेलन या जो मतीरा बाजार में आ रहा है, यदि उसको हल्का सा उसका पीला कलर हो जाएगा और उस वक्त तोड़ के बेचा जाए तो शायद अच्छे दाम मिल सकते हैं। काचरी का भी यदि थोड़ा हल्का पीला कलर होगा और उस वक्त उसको तोड़ा जाए तो अच्छे दाम बाजार में मिल सकते हैं। तोड़ने की विधि का भी बहुत फर्क पड़ता है कि कहीं आप फल तोड़ रहे हैं, सब्जी तोड़ रहे हैं, तो उस फल का नुकसान तो नहीं हो रहा है। यदि आपने डंठल को अंदर तक तोड़ दिया है तो उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, आप कम समय तक उसको रख पाएंगे। बहुत सारी विधियां हैं जो अभी मैडम आपको सब विस्तृत रूप से आपको बता रही थी, जैसे ग्रेडिंग है, पैकिंग है, भंडारण है, मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाना है। इसको अपनाकर आप अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको तकनीकी स्थानांतरण के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपको संक्षिप्त रूप में यह बता दूं कि तकनीकी स्थानांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस तकनीकी विकास से लेकर आप तक पहुंचाने में उसका मूल्यांकन किया जाता है, संशोधन किया जाता है, उसमें उसको सत्यापित किया जाता है, उसके बाद में आप तक उसको स्थानांतरित किया जाता है। तो एक फुल प्रूफ तकनीकी स्थानांतरण होता है। उसके बाद भी हम उसके बारे में आपसे फीडबैक लेते रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं
खेती में बहुत विविधताएं हैं। हर खेत, एक खेत से दूसरे खेत में भी परिस्थितियां अलग हो सकती है। तो जो तकनीकी हमने दी, शायद उसमें कोई कमी रह गई हो तो उसका हम बाद में भी उसको सुधार सकते हैं। जो परंपरागत विधियां हम अपना रहे हैं तकनीकी स्थानांतरण के लिए, जिसमें प्रदर्शन है, प्रशिक्षण है, किसान गोष्ठी है, समाचार पत्रों के द्वारा करते हैं हम, रेडियो, टेलीविजन, इन सब का उपयोग करके हम आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और इन परंपरागत विधियों के माध्यम से 3 मुख्य कंपोनेंट है जिनको हम बदलने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला ज्ञान आता है, क्योंकि ज्ञान के बिना आप किसी चीज को अपना नहीं सकते। ये पहली सीढ़ी है, तो हम ज्ञान में परिवर्तन करते हैं आप। और दूसरा, सामान्य तौर पर जो कार्यकुशलता में आपका बदलाव करते हैं हम, कि किस तरह से उसको अपना सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण घटक है, वो है दृष्टिकोण। जब तक व्यक्ति का एटीट्यूड या दृष्टिकोण धनात्मक या पॉजिटिव नहीं होगा तो वो तकनीकी नहीं अपनाई जाएगी। बहुत सारे जो स्टडीज हुए, अध्ययन हुए हैं, उनसे यह निष्कर्ष निकला है कि एक व्यक्ति की सफलता में भी केवल 15% उसकी काबिलियत होती है और 85% उसका एटीट्यूड होता है। उसके सफलता और असफलता का कारण महत्वपूर्ण घटक दृष्टिकोण है। तो हम जो तकनीकी स्थानांतरण करते हैं तो उसमें इस तत्व का भी ध्यान रखना चाहिए। तकनीकी स्थानांतरण से लेके जो तकनीकी को अपनाया जाता है, जिसमें ज्ञान में परिवर्तन होता है, किसान भाई अपने एक धारणा बनाते हैं कि जो नई चीज आई है, नई वैरायटी आई है, नई कोई तकनीकी आई है, उसको मैं मेरे खेत में अपना सकता हूं या नहीं अपना सकता हूं। इस तरह की धारणा बनाने के लिए वो कई तरह के सवाल करता है। मेरे पास इसके लिए उपलब्ध संसाधन है कि नहीं, इतना पैसा मैं खर्च कर पाऊंगा कि नहीं। एक उसके मन में रिस्क बियरिंग एबिलिटी, ये डर रहता है कि कहीं मैं फेल हो गया तो मेरे जीविकोपार्जन का साधन भी समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए मेरा आपको ये सुझाव है कि कोई भी नवीनतम तकनीकी आप तक पहुंचती है तो बजाय पूरे खेत में लेने के, उसके छोटे स्तर पर अब उसको आप स्वयं टेस्ट कर लें, और यदि उसके परिणाम आपको संतोषजनक मिलते हैं तो आप अगले साल पूरे खेत में उसको लगा सकते हैं। राज्य में जो तकनीकी स्थानांतरण है वो 4 मुख्य एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। पहला है कृषि विभाग, दूसरे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, तीसरी जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो संस्थाएं हैं वो कार्य कर रहे हैं इसके लिए, और चौथे जो राज्य में स्थित जो गैर सरकारी और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं। वैसे तो मुख्य रूप से कृषि तकनीकी स्थानांतरण का कार्य कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। राजस्थान में यह कार्य आत्मा परियोजना के तहत और जिला परिषद के तहत जो कार्मिक कार्य कर रहे हैं वो परंपरागत विधियों के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। परंतु ये जो अलग से कोरोना महामारी की वजह से जो अलग स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसमें उस परंपरागत विधियों से आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं है और वो संभव भी नहीं। तो जो ये परिस्थिति पैदा हुई है उसके लिए हम विशेष रणनीति की हमें आवश्यकता है। कैसे ये वैज्ञानिक, कृषि कार्यकर्ता, प्रसार कार्यकर्ता किस तरह से किसान भाइयों से जुड़े, उनकी समस्याओं का समाधान करें, नवीनतम सूचनाएं उन तक पहुंचाएं, इस प्रकार के एक रणनीति की आवश्यकता है जिसमें अलग अलग घटक हैं, अलग अलग अवयव हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि टोल फ्री नंबर के द्वारा टेली एडवाइजरी की जा रही है। ये हालांकि बहुत पहले से प्रचलित है और बहुत सारी संस्थाएं अपना टोल फ्री नंबर आपको देती हैं। तो आप कभी भी किसी भी समय इस टेलीफोन नंबर के माध्यम से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा
1800-180-1551 ये टोल फ्री नंबर है, जिसके द्वारा कृषि की सलाह फ्री में प्रदान की जा रही है। ये किसान कॉल सेंटर का भी नंबर है, आप राउंड द क्लॉक कभी भी इस नंबर पे आप बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अन्य सभी संस्थाएं करीब करीब इससे जुड़ गई हैं, जैसे करनाल में एक संस्था है, उसका भी नंबर 1800-180-1891 ये एक टोल फ्री नंबर है। तो आप उस संस्था से भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो इस नंबर के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी संस्थाओं के हैं, कई किसी के टोल फ्री नंबर है और किसी के टेलीफोन नंबर भी आपके पास उपलब्ध होंगे, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। दूसरी प्रकार की जो विधि है या अवयव है, ये एक SMS के द्वारा आपको नवीनतम सूचनाएं प्रदान की जा रही है। हालांकि ये इस तरह के जो सेवा है सबसे पहले इफको द्वारा संचालित की गई थी और अब लगभग सभी संस्थाएं इसके ऊपर काम कर रही है और ये सूचनाएं आप तक पहुंचा रही हैं। आप उनको अपना कोई शंका या समाधान भी उसके द्वारा कर सकते हैं। जो संचार माध्यम है, क्योंकि कोरोना महामारी में कम से कम व्यक्तिगत संपर्क होना चाहिए, जो सोशल डिस्टेंशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम व्यक्तिगत संपर्क हो और आपको उसका ज्ञान प्राप्त होता रहे। जैसे संचार माध्यम है, रेडियो है, टेलीविजन है, जो साहित्य, सभी संस्थाएं साहित्य प्रकाशित कर रही हैं और उसका ई संस्करण भी उपलब्ध है, तो आप उसको पढ़कर, जो डीडी नेशन है, डीडी किसान है, इस पर विषय विशेषज्ञ नियमित रूप से किसान भाइयों से रूबरू होते रहते हैं, उसके माध्यम से भी आप किसान वैज्ञानिकों से और विशेषज्ञों से जुड़ सकते हैं। एक विशेष प्रकार की प्रणाली अभी डेवलप की गई है जिसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इससे पहले एक एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया गया हर फसल के लिए, चाहे वो गेहूं है, चावल है, टमाटर है, मिर्ची है, इनके एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किए गए और आप ये सब वेब आधारित सर्विसेज हैं जिनको आप वेबसाइट के माध्यम से कहीं आप लॉग इन करके आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं। इसके बाद डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक बनाया गया कि आपकी जो लोकल सिचुएशंस हैं उसके डेटा कलेक्ट करके और आपको उस निर्णय से अवगत करा दे। ये एक सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम है, तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी फसल मुझे लगानी है, कौन सी वैरायटी मुझे लगानी है, कितना फर्टिलाइजर लगाना है, कितने पानी की आवश्यकता होगी, ये सब बातें आपको इस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से प्राप्त हो सकती हैं। आप इसे अवश्य जुड़ें। एक आजकल बहुत प्रचलन में है जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं हर संस्था के द्वारा। में हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय के अधीन जो कृषि विज्ञान केंद्र भी कार्यरत है, हर कृषि विज्ञान केंद्र व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, किसानों को उससे जोड़ रहे हैं और विशेष प्रकार के किसानों के लिए विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। जैसे मिर्ची के कोई किसान है तो उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया, टमाटर के उत्पादन करने वाले किसान है उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया और उनको उसी प्रकार से उसकी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, उनको नवीनतम जानकारी दी जा रही है, उनको उनकी समस्याओं का समाधान भी व्हाट्सएप के माध्यम से किया जा रहा है। वैसे ये कॉन्सेप्ट जैसे आत्मा में था, जो फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप के नाम से था, कमोडिटी इंटरेस्ट ग्रुप के नाम से था, वो भी यही कॉन्सेप्ट था, लेकिन चूंकि उसमें हम व्यक्तिगत रूप से आपसे मिल लेते थे, परंतु अब इस विषम परिस्थितियों में व्यक्तिगत जुड़ाव संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं और इसका आप लाभ लें। जो वेब पोर्टल्स हैं, हर संस्था की अपनी वेबसाइट्स हैं, उनका आप लाभ ले सकते हैं। जो भी आपकी जिस तरह की आवश्यकता है उस संस्था से आप उस वेबसाइट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल एप्स डेवलप हो गए हैं, ICAR के माध्यम से लगभग 100 से ज्यादा मोबाइल एप्स डेवलप हो गए हैं और वो अलग अलग विधाओं में वो एप्स डेवलप है। जिस प्रकार की आपको आवश्यकता है वैसा ही ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, एंड्रॉइड फोन पर डाउनलोड कर लीजिए और उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप अपनी शंकाओं का समाधान भी उस पर प्राप्त कर सकते हैं। जो अन्य सोशल मीडिया है, ईमेल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इसके माध्यम से भी आप वैज्ञानिकों से, विषय विशेषज्ञों से आप जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, नवीनतम
जानकारी ले सकते हैं। एक डिजिटल मंडी भी जो आईआईटी कानपुर और बीएसएनएल के द्वारा एक ऐप विकसित किया गया, जिसमें विभिन्न मंडियों के भाव भी उपलब्ध है। आप कहाँ अपनी फसल बेचना चाहते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वेबिनार जो आज हम कर रहे हैं, उसके माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं। ये वर्चुअल लर्निंग इसके द्वारा की जा, जो सॉफ्टवेयर हैं उनके द्वारा, उसके माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं। इसके माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे हैं। कहीं किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, कहीं क्षेत्र दिवस भी इसके माध्यम से किए जा रहे हैं। ई चौपाल, निरंतर ई चौपाल के माध्यम से भी आपको ये सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। सिर्फ आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन किया जाता है और इसकी सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है। राजस्थान में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उसके तहत यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो आपको घर बैठे कृषि का नवीनतम ज्ञान इसके माध्यम से भी प्राप्त होता रहेगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी होता रहेगा। कुछ हम चाहेंगे कि कुछ किसान जो सक्षम किसान हैं, वो कहीं कहीं निर्यात से भी जुड़े, और निर्यात के लिए आपको एक एपिडा एक संस्था है जो जिसमें आपको पंजीकरण कराना होता है, और वो आपको एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करती है। आपको निर्यात में सभी सुविधाएं प्रदान करती है, क्योंकि जो आपको पैसा यहाँ बेचने में मिल रहा है, यदि आप निर्यात में जुड़ जाएंगे तो उससे चाहे डबल या 3 गुना पैसा आपको मिल जाएगा। और कुछ ऐसे किसान अगर आगे आए तो बाकी के किसानों के लिए भी ये प्रोत्साहन का कार्य करेगा। ऑनलाइन आपको विपणन के लिए इनाम, ई मंडी जैसी सुविधाएं विकसित हो गई हैं और उनका आप लाभ लें। केंद्र सरकार द्वारा किसान उद्यमी बने, इसके लिए बहुत सारे प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। राजस्थान में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि प्रोत्साहन नीति 2019 बनाई गई। उसके तहत बहुत सारे लाभ आपको दिए गए हैं कि आप अपने जो भी उत्पादन आप कर रहे हैं, उसके उद्यमी के रूप में अगर कहीं मूल्य संवर्धित उत्पाद बनाना चाहते हैं तो आप उसमें आगे आए। कुछ सक्षम किसानों को आगे आना चाहिए। यदि आप जमीन खरीदते हैं तो स्टैंप ड्यूटी उसमें माफ है। उसका कृषि भूमि का अगर व्यवसायिक रूप में रूपांतरण कराना चाहते हैं तो वो कन्वर्जन माफ है आपको। कच्चा माल खरीदेंगे तो उसका टैक्स माफ है। बिजली की दर में आपको छूट है। ऐसे बहुत सारे प्रोत्साहन आपको इस नीति के तहत दिए गए हैं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, आपको एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ कि आज से लगभग 25 वर्ष पहले जयपुर जिले को आंवला जिला घोषित किया गया और बहुत सारे किसानों ने आंवले के बगीचे लगा लिए। लेकिन जो एक साधारण सिद्धांत है डिमांड और सप्लाई का, कि यदि आपकी डिमांड मार्केट में है तो और आपकी सप्लाई कम है तो आपको अच्छे भाव मिलते रहें। लेकिन अगर डिमांड कम है और सप्लाई आपकी ज्यादा हो गई तो निश्चित रूप से आपको भाव कम मिलेंगे नहीं। तो वो उसका प्रतिफल ये हुआ कि बगीचे बहुत लग गए, लेकिन जो आंवला 18-20 रुपए किलो बिकता था वो आंवला 5-6 रुपए किलो बिकने लगे। किसान को सीधा नुकसान हो गया। यदि उस तरह की इंडस्ट्रीज भी लग जाए, कुछ किसान इसमें आगे आए और उसकी इंडस्ट्रीज लग जाए, तो वो मांग में कमी नहीं होगी और किसानों को उसका भाव का नुकसान नहीं होगा। यही स्थिति अनार की अगर बात करें तो राजस्थान में लगभग 15,000 हेक्टेयर एरिया अनार का हो गया और निरंतर बढ़ता जा रहा है। जो आप बाजार में देखते हैं कि अनार का भाव 200 रुपए किलो, लेकिन अभी 50 रुपए किलो उसका भाव मिल रहा है। तो उसको कम करने के लिए, डिमांड उसकी बनी रहे, इसके लिए कुछ ऐसे उद्यम लगाने चाहिए और सक्षम किसानों को मैं मानता हूं कि उनको आगे आना चाहिए और जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ भी लेना चाहिए। बहुत सारे किसान, मैं अभी कोलायत के कुछ किसानों से बात कर रहा था, तो जो फसल बीमा की एक योजना है उसका लाभ बहुत सारे किसान ले रहे हैं। अगर आपका फसल का खराबा हो गया तो सीधा पैसा आपके खाते में ट्रांसफर। इस तरह का लाभ भी आपको लेना चाहिए।
प्राथमिक प्रसंस्करण की मैं बात करता हूं कि किसान यदि संभव है तो प्राथमिक प्रसंस्करण अपने स्तर पर करना चाहिए। जो लाभ उसको सीधे आपका उत्पादन बेचने में हो रहा है, उसे डबल लाभ उसका प्राथमिक प्रसंस्करण में होगा। यदि चना बेच रहे हैं तो चने के बजाय चने की दाल करके बेच सकते हैं, तो 1.5 भाव मिलेगा। टमाटर बेच रहे हैं, टमाटर की चटनी, केचप कुछ भी बना के बेच सकते हैं, तो 1.5 से दुगना फायदा आपको हो सकता है। हम कोशिश करते हैं कि जो सफलतम किसान है उनके छोटे छोटे वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से, इस डिजिटल उसके माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको उसका ज्ञान मिले, आपको प्रोत्साहन मिले, प्रेरणा मिले। अब एक बड़ी कमी मुझे ये महसूस हो रही है, क्योंकि ऐसे किसान बहुत कम हैं जो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, जो इससे वाकिफ हैं, पढ़े लिखे हैं, ईमेल यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इस तरह के माध्यमों का उपयोग नहीं करते हैं, वो इससे वंचित रह सकते हैं। तो उन वंचितों को लाभ पहुंचाने के लिए मेरा ये मानना है कि जो भी हमारी एक्सटेंशन एजेंसीज हैं, कुछ चुनिंदा किसानों को, ऐसों को सेलेक्ट कर ले जो एक किसान मित्र के रूप में उस गांव में काम करें, और हमारी जो बात है जो उन तक पहुंचती है वो हमारे आसपास के उनके किसानों तक भी वो बात पहुंचाएं, जिससे ये कमी नहीं रहेगी, सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो ऐसी जो विषम परिस्थितियां, इसमें ये कुछ विधाएं हैं जिनके माध्यम से हम किसान भाइयों से जुड़ सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचनाएं सामयिक होनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए, समझने योग्य शब्दों में उनको संचारित की जानी चाहिए, जिसे किसान भाई आसानी इसको समझ सके और आसानी से इसको अपना सके। आप सभी इस वेबिनार के माध्यम से हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि टेक्निकल जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो लैब से लैंड तक जाना चाहिए, वो वाकई पहले के टाइम में इतना आसान था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन आज के दौर में, जबकि पैंडेमिक है और हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है, उस टाइम में हम सर ने बहुत सारे ऐसे ईमेल, व्हाट्सएप ग्रुप्स और बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें बताई जिससे किसान भाई हमसे जुड़ सकते हैं और जो भी उनको समस्या है उसका वो निराकरण भी कर सकते हैं। केवीकेस भी हैं, उन लोगों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, सर ने जैसा बताया। बहुत सारी एजेंसीज हैं और बहुत सारे ऐसे जहां अगर कोई काम कर भी रहा है और उसका प्रोडक्ट बना है तो उसे भी हम कहीं ना कहीं भेज सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कड़ी के लिए।